तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए चूंकि संडे के जो 2 क्लासेज आती हैं उसके नेक्स्ट डे मैं आपको परीक्षावाणी की क्लास कराता हूं। परीक्षावाणी पढ़ाना नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझाता हूं कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट परीक्षावाणी की दृष्टि से मतलब परीक्षावाणी में है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, वो चीज़ हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। और ये जो पोर्शन है आप लोग इसी तरीके से इसको तैयार करना चाहें तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, चाहे तो आपको इसी तरीके से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है जो परीक्षावाणी में है, ठीक है। यानी आपके एग्जाम में जो आ सकती हैं, विशेषकर यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी दोनों में कहीं भी वो चीज़ें आती हैं, बेसिक चीज़ें इसमें पकड़ता है। और हम लोग आजकल जो देख रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर देख रहे हैं, और सभी को पता है कि वीक में 1 क्लास परीक्षावाणी की आती है, 1 क्लास या 2 क्लास, अधिकतम 1 या 2 जिस अगर टॉपिक कंप्लीट करना होगा तो 2, वरना 1 क्लास हिंदी की, 2 क्लासेस भूगोल एक गहन अध्ययन की। और कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते से आप लोगों के लिए इकोनॉमी की क्लास जो है डीप स्टडी यानी गहन अध्ययन जिसको मैं बोल रहा हूँ वो मैं करा सकूं। और 1 क्लास आपकी लोअर पीसीएस मेंस और आरओ मेंस को लेकर आती है संडे को, और साथ ही साथ आपका एक रक्त प्रवाह मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलती है। ये हमारा टोटल शेड्यूल है, वीकली जो शेड्यूल है हम लोगों की क्लासेस का वो इस प्रकार है, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में आप चैप्टर नंबर जो प्रमुख व्यक्तित्व वाला परीक्षावाणी पेज नंबर 277 इस वाली बुक में है, यानी आपके हो सकता है 278 हो, 275 हो, 285 हो, वो निकाल लीजिए। उसमें एक चीज दी है प्रमुख कलाकार, यानी उत्तराखंड में जो आपका ये सब चीजें हैं, यानी प्रमुख कलाकार, ठीक है। प्रमुख कलाकार आप लोगों का ये है, इसको आप लोगों ने देखना है। और इसको देखने के बाद आप लोगों का ये मान के चलिए जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके साथ ही आपका एक क्लास शायद इसके बाद और आएगी आपकी, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसने दिया है मौलाराम, देख लीजिए आप लोग अपनी बुक में दिया होगा मौलाराम जिसे भी क्वेश्चन आता है इसमें मैं चाहूंगा थोड़ा इसको विकिपीडिया वगैरह से भी स्टडी कर लो, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को डीप स्टडी करनी चाहिए। मौलाराम से हमेशा जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखो। मौलाराम के वंशज 1658 में दिल्ली से श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल गए थे, और यहीं पर 1643 में कवि एवं कलाकार मौलाराम का जन्म हुआ था। यानी ये किसके वंशज थे और मौलाराम के वंशज गढ़वाल में कब स्थापित हुए थे। पहला फैक्ट आपको यह याद रखना है कि मौलाराम के वंशज 1658 में कहां आए थे, गढ़वाल में आए थे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि मौलाराम के वंशज गढ़वाल में दिल्ली से कब आए थे, अपने आप में 1658 ईस्वी में आए थे, और इनका जन्म जो हुआ था 1743 ईस्वी में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो दे रहा है 1658 में गढ़वाल में आए थे, 1743 में इनका जन्म दे रहा है परीक्षावाणी। अब इस जन्म वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्रमुख कलाकार, तो ये भी अपने आप में क्या थे, कवि व कलाकार, यानी इनका संबंध आप सभी जानते हैं, कवि व कलाकार से इनका क्या है संबंध रहा है, किनका, मौलाराम जी का। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उन्होंने अपनी माता रामो देवी से राम भक्ति का पाठ पढ़ा और चित्रकला गुरु राम सिंह से सीखा। यानी इनकी जो आर्ट है यानी चित्रकला है, मौलाराम ने किससे वो चित्रकला सीखी थी, गुरु राम सिंह से। यानी इनके जो गुरु थे, चित्रकार गुरु थे, गुरु राम सिंह थे, ठीक है। एक पॉइंट ये याद रखना होगा आपको, इनके जो चित्रकार गुरु थे, चित्रकार गुरु, उनका नाम क्या था, गुरु राम सिंह से इन्होंने क्या की थी, चित्रकला का मतलब इन्होंने विशेष रूप से स्टडी की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए गढ़वाल नरेश के दरबारी चित्रकार थे, लेकिन इनकी चित्रशाला श्रीनगर में थी। यानी इनकी जो चित्रशाला है वो कहां पर स्थित है, मौलाराम चित्रशाला संग्रहालय, आपने नाम भी सुना होगा। यानी मौलाराम की चित्रशाला किस स्थान पर है, श्रीनगर में। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि मौलाराम की जो चित्रशाला है वो किस जगह पे है, श्रीनगर में अवस्थित है मौलाराम की चित्रशाला, ठीक है। तो मौलाराम की चित्रशाला किस जगह है अगर आपसे पूछता है तो श्रीनगर में, ठीक। लेकिन हिंदी, फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और इन तीनों भाषाओं में रचनाएं की थी। यानी कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मौलाराम की जो रचनाएं हैं इनमें से किस एक भाषा में नहीं है, तो आपको यह पता होना चाहिए हिंदी, फारसी और संस्कृत 3 भाषाओं में इनने मुख्यतः रचनाएं की, ठीक है। तो मौलाराम की रचनाएं किन भाषाओं में अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है तो इनकी जो रचनाएं हैं हिंदी, फारसी और तीसरी कौन सी अपने आप में संस्कृत, यानी इन तीनों भाषाओं में इन्होंने अपनी क्या की थी, रचनाएं की थी मौलाराम जी ने। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार ऐसे तो हम भी किताब पढ़ ही लेंगे। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है जरूर पढ़िए अपने स्तर से। मैं सिर्फ उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिसको लगता है कि परीक्षावाणी उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, उनको समझ नहीं आ पाती, फैक्ट नहीं पता चल पाते उनको क्या क्या पूछ सकता है। तो मौलाराम कवि और कलाकार
गढ़वाल में इनके वंशज कब आए? 1658। इनकी चित्रशाला कहाँ है? श्रीनगर में। ये इनके चित्रकार गुरु का नाम राम सिंह। इनकी रचनाएं किन भाषाओं में? हिंदी, फारसी और संस्कृत भाषाओं में इन्होंने अपनी क्या की बच्चों? रचनाएं की हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, यानी कहीं ना कहीं हिंदी, फारसी और संस्कृत के साथ ब्रज भाषा भी आपको ध्यान में रखनी है कि मौला राम अपने आप में ब्रज भाषा में भी क्या करते थे? रचनाएं करते थे। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, गढ़ राजवंश ब्रज भाषा की उनकी श्रेष्ठ रचना है। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक तो गढ़ राजवंश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मौला राम के द्वारा। ठीक है, गढ़ राजवंश ये किसकी है? मौला राम की है, गढ़ राजवंश। और ये किस भाषा में अपने आप में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये दोनों चीज आपसे पता होना चाहिए कि गढ़ राजवंश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और इनकी जो रचना है गढ़ राजवंश किसकी है? मौला राम की। दोनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यह विद्वानों के अनुसार मौला राम की रचनाओं की संख्या लगभग 25 है। इतना नहीं भी देखोगे चलेगा, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं श्रीनगर दुर्दशा, मनमथ सागर, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, ऋतु वर्णन, अपने बनाई चित्रों पर लिखी कविताएं आदि इन्होंने मनमथ पंथ भी चलाया था। ये सब के सब आपको इनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। इनके द्वारा जो रचनाएं, श्रीनगर दुर्दशा किसकी रचना है? ये ध्यान रखना। मनमथ सागर किसकी रचना है? ये याद रखना। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद गढ़वाल में किस चित्रकार या कवि ने किया था? मौला राम ने किया था, ये पता होना चाहिए। और ऋतु वर्णन, यानी आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए कि श्रीनगर दुर्दशा किसकी रचना है, यानी श्रीनगर दुर्दशा। ठीक है, एक ये पता होना चाहिए। एक इसके अलावा कौन सी रचना दे रहे हैं? मनमथ सागर या मनमथ पंथ किसने चलाया था? ये मौला राम ने चलाया था, यानी मनमथ सागर किसकी है? मनमथ सागर, ये भी किसकी? अपने आप में मौला राम जी की है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? मौला राम ने। ऋतु वर्णन भी किसकी है? मौला राम जी की। ठीक है, ये आपको एटलीस्ट इनके बारे में इतना पता होना चाहिए। और मौला राम से क्योंकि क्वेश्चन आते रहता है, थोड़ा इनके बारे में आप लोग विकिपीडिया वगैरह से भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी इसके अलावा मौला राम जी के बारे में क्या दिया है? मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में बैरिस्टर मुकुंदीलाल का प्रमुख योगदान है। विश्व की प्रसिद्ध आर्ट गैलरी बोस्टन म्यूजियम में इनके लिए गढ़वाल पेंटिंग के नाम से प्रदर्शित है। यानी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मौला राम के जो चित्र हैं उसको वर्ल्ड पे यानी धरातल पे यानी लोगों के बीच लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अपने आप में बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। इस पॉइंट को इंपोर्टेंट करना है, यानी मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने वाला कौन था? बैरिस्टर मुकुंदीलाल था। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि मौला राम के चित्रों को कौन सा व्यक्ति जो है अपने आप में दुनिया के सामने लाया था? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने इसको क्या किया था? दुनिया के सामने लाए थे। ये पॉइंट याद रखना। और इनका जो अपने आप में चित्र है, यानी इनकी जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो बोस्टन म्यूजियम में इनके चित्र गढ़वाल पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो कहां पर इनके चित्र हैं? बोस्टन म्यूजियम में। कहां इनके चित्र हैं? बोस्टन म्यूजियम में। और किस नाम से इनके अपने चित्र रखे गए हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स नाम से। यानी गढ़वाल पेंटिंग नाम के जो जितने भी चित्र हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, ये गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल के। ठीक है, ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है गढ़वाल पेंटिंग, आपको पता होगा। और बोस्टन म्यूजियम में जो मौला राम के चित्र रखे गए हैं वो इनको प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने ही किया था। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका कौन? मौला राम जी। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है भैरवदत्त जोशी। यानी आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है भैरवदत्त जोशी, इनका संबंध किससे है? चित्रकार और कवि श्री जोशी का जन्म 1918 में हुआ था। उन्होंने अब तक अनेक पेंटिंग्स बनाई और कविताएं लिखी। आपको इनके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भैरवदत्त जोशी का संबंध किससे है? चित्रकारिता से है। ठीक है, अगला जो है भैरवदत्त जोशी। भैरवदत्त जोशी, ये संबंध किससे है? चित्रकार और कवि। इतना पता होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये अपने आप में चित्रकार के साथ साथ एक अपने आप में क्या है? कवि भी हैं। इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो भैरवदत्त जोशी जी हैं उनका संबंध है अपने आप में चित्रकार वो कवि से है, ये पता करना। अगला आता है आपका नारायण सिंह थापा, और कहीं कहीं धामी भी लिखा होगा। इनका जन्म 1924 में पिथौरागढ़ के मरह मानले गांव में हुआ था। ये नहीं आता पेपर में। इन्होंने सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया। हिमालय पर उन्होंने 7 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिसमें पहली मित्रता की यात्रा थी। इनके सबसे उल्लेखनीय डॉक्यूमेंट्री डिब्रूगढ़ की बाढ़,
वे फिल्म डिवीजन में मुख्य निर्माता थे। उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वालों की भी डॉक्यूमेंट्री तैयार की। 2005 में इनका निधन हो गया। तो जो नारायण सिंह धामी जी हैं उनका, या नारायण सिंह थापा भी लिखा है, दोनों चीज है, नारायण सिंह थापा भी या धामी भी, दोनों पॉइंट, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज है तो नाम दोनों ध्यान रखना। इनका जन्म 1924 में पिथौरागढ़ में हुआ था। पिथौरागढ़ में जन्म वगैरह नहीं पूछ रहा है कि आपसे नारायण सिंह थापा जी का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, इतना नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन हाँ, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि डिब्रूगढ़ की बाढ़ नामक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री किसकी है, वह है नारायण सिंह थापा या नारायण सिंह धामी जी की। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि डिब्रूगढ़ की बाढ़ किसकी है। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ किसकी है, डिब्रूगढ़ की बाढ़, ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये किसकी है, नारायण सिंह थापा, नारायण सिंह थापा, NST लिख दिया मैंने, या नारायण सिंह धामी, जो भी होगा, ये पॉइंट याद रखना। और इनका संबंध भी अपने आप में किससे है, फिल्म निर्माता या एक प्रकार से आप लोग कलाकारिता इसको कह सकते हैं। अगला आता है इंद्रमणि बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में आपको सबको पता होगा। इंद्रमणि बडोनी जी का संबंध किस चीज से है, बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं, ये अपने आप में उत्तराखंड के गांधी नाम से ख्याति प्रसिद्ध है और बहुत फेमस हस्ती है। मैं चाहूंगा इनका जन्म भी आपको पता होना चाहिए, इनकी मृत्यु भी आपको पता होनी चाहिए, और इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी विकिपीडिया वगैरह या अदर सोर्स जो भी होगा, विकिपीडिया से आप लोग कर लेना। गूगल करते हैं आपको कई चीजें दिख जाएंगी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे कहूंगा इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में आपको थोड़ा सा डीप पता होना चाहिए। तो अगला जो पॉइंट आता है आपका इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी आपको पता करनी है। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी, अब ये हैं उत्तराखंड के गांधी नाम से विख्यात, यानी इनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तराखंड के गांधी नाम से कौन जाने जाते हैं, यूके के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, यूके के गांधी, यानी उत्तराखंड के गांधी नाम से किसको जाना जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को जाना जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इनका जन्म 1924 में टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम लोक कलाकार के रूप में कर्म क्षेत्र में पदार्पण किया और राजनीति में वो बाद में उतरे। यानी अब इनके जन्म को लेकर भी दो सन दिखेंगे आपको, कहीं शायद 1925 दिखेगा, कहीं 1924 दिखेगा, कहीं 1923, कुछ भी दिख सकता है। तो जन्म आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा इनके जन्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस किताब के अनुसार 1924 दिया हुआ है, आप एक बार विकिपीडिया पे क्रॉस चेक कर लेना। इनका जन्म कब हुआ था इसको आपको पता करना है, क्योंकि ये बड़ी हस्ती हैं, उत्तराखंड के गांधी नाम से विख्यात हैं। तो इतने आसानी से किसी को उत्तराखंड के गांधी की पदवी नहीं दी गई होगी, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। इस बुक के अनुसार इनका जन्म जो है 1924 हुआ है। अब आपको ये पता कर लेना है कि ये आखिर है कि नहीं है 1924। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। अगला, स्टार्टिंग में इन्हें लोक कलाकार के रूप में अपना काम शुरू किया था, बाद में ये राजनीति में आई, ये सब छोड़ दिए। 1956 में इनके नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण कलाकारों के दल को लखनऊ में चौफला केदार नृत्य गीत प्रस्तुत करने पर उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी इनका संबंध चौफला नृत्य के, चौफला केदार जो नृत्य है, अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि इनको सम्मान दिया गया था, ये बोलना, आपको ये पता होना चाहिए कि चौफला नृत्य, चौफला केदार जो अपने आप में एक नृत्य गीत है, यानी अपने आप में उसमें डांस भी होता है, एक प्रकार के गीत होते हैं जिसमें डांस किया जाता है। तो चौफला केदार क्या, कौन सा गीत है, नृत्य गीत है, आपको ये पता होना चाहिए। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोग ये पढ़ने में लगे हो कि चौफला केदार के लिए कब इनको सम्मान दिया गया था, ऐसा नहीं। चौफला केदार अपने आप में क्या है, एक नृत्य गीत है, नृत्य गीत है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चौफला केदार क्या है बच्चों, नृत्य गीत है। इसके बाद देखिए 26 जनवरी 1957 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय लोक नृत्य समारोह में बडोनी जी के दल को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। ये भी कुछ नहीं पढ़ना है आपने। वे देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, यानी कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में राजनीति से संबंधित आगे थे बाद में, और यूपी में ये देवप्रयाग सीट से लड़ा करते थे। ये आपको इतना नहीं देखना है। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले पहले राजनेता थे। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड अलग बनाने के लिए, पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए पहले राजनेता किनको माना जाता है अपने आप में, इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है, तो उत्तराखंड को सेपरेट करने हेतु, यानी यूपी से अलग करने हेतु अगर पहला जो व्यक्ति माना जाता है वो किसका माना जाता है, इंद्रमणि बडोनी। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए कि इंद्रमणि बडोनी जो है पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले पहले नेता में से शुमार थे। इस मांग को जन समर्थन देने के लिए 1979 में उन्हें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया, यूकेडी जिसको आप लोग कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं इंद्रमणि बडोनी जी के यूकेडी के संबंध है, और यूकेडी की स्थापना जो आप लोग, एक क्षेत्रीय पार्टी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तराखंड क्रांति दल, इसकी स्थापना पता कर लेना कब हुई थी, 1979 में। और इसका जो संबंध है इंद्रमणि
बडोनी जी, यानी इससे इंद्रमणि बडोनी जी का भी अपने आप में क्या है संबंध है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया। बाद के वर्षों में वे इसके संरक्षक और अध्यक्ष रहे। 7 अगस्त 1994 को राज्य की मांग को लेकर वे आमरण अनशन पर बैठ गए और 18 अगस्त 1999 को उत्तराखंड के गठन से पूर्व ही इनका देहांत हो गया। यानी ये जो है इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से विकिपीडिया वगैरह का सहारा लेके इससे पढ़ना चाहिए, और ये अपने आप में बड़ी हस्ती है। इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं जो होते हैं हमेशा से बनी रहती है। ठीक है, पृथक उत्तराखंड की मांग की, देवप्रयाग विधानसभा से यूपी विधानसभा में, देवप्रयाग विधानसभा सीट से यूपी के लिए वो पहुंचे थे, ये पता होना चाहिए। और आपका चौफला केदार नृत्य जो गीत है उससे इनका संबंध है। उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है। यूकेडी की स्थापना में इनका रोल था। 1979 में यूकेडी बनी। आमरण अनशन पृथक राज्य ने 1994 में किया। 1999 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों चंद्र सिंह राही। ठीक है, अगले जो आते हैं चंद्र सिंह राही। प्रसिद्ध गढ़वाली गायक श्री राही का जन्म ग्राम निवासी पट्टी मांदांशु पौड़ी में 1942 में हुआ। इन्होंने लखनऊ, नजीबाबाद और दिल्ली आकाशवाणी केंद्र पर कई वर्षों तक सेवाएं दी और दूरदर्शन पर सैकड़ों बार अपनी प्रस्तुति दी। ठीक है, चंद्र सिंह राही का संबंध गढ़वाली गायक से है। ठीक है, यानी जो आपके चंद्र सिंह राही जी हैं, क्यों चंद्र सिंह राही, CSR लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अपने आप में गढ़वाली गायक हैं, गढ़वाली गायक थे वाली बात। ठीक है, गढ़वाली गायक यानी चंद्र सिंह राही जी का संबंध जो है गढ़वाली गायक से रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद इन्होंने कई मतलब वर्षों तक काम किया, वो कुछ नहीं पढ़ना है। उत्तराखंड लोक संगीत रत्न पुरस्कार सहित अब तक 10 से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, यानी जो चंद्र सिंह राही जी हैं वो गढ़वाली लोकगीत गायक हैं। आप लोग सुना भी होगा, कई लोगों ने इनके गाने सुने होंगे। तो चंद्र सिंह राही जी के बारे में ये है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी तो को आप सभी जानते हैं, गणरत्न के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध गायक हैं, सभी जानते हैं, और राज्य के बहुत बड़ी धरोहर जिसको आप लोग कह सकते हैं इस लोक कला के क्षेत्र में, लोकगीतों के क्षेत्र में, वो बहुत बड़ी हस्ती है। यानी नरेंद्र सिंह नेगी। इनका जन्म 1949 में पौड़ी में हुआ था। 70 के दशक में गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े तथा गढ़वाली लोकगीतों के सिरमौर बने। यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह नेगी जी आप सभी जानते हैं ये लोक गायक हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी इनसे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आएंगे। गणरत्न वगैरह ये जो इनको नाम बोला जाता है वो तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने गीतों में पहाड़ी लोक जीवन का यथार्थ व्यथा चिंतन प्रभावी ढंग से जीवंत है। लोक विधाओं में उन्होंने नए युग की शुरुआत की। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित नेगी ने 200 से अधिक गीतों को गाया। गीतों में 30 कैसेट से अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद जो नीचे गाना लिखा है वो कुछ नहीं आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को क्या कहा जाता है, अपने आप में एक प्रकार से गणरत्न मतलब जो भी है लोक गायक हैं। साथ ही साथ आपको इनके बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए, और जो वो चीज आपको पता होनी चाहिए वो अपने आप में क्या है, सबसे मेन चीज है वो इनके बारे में जो हाल फिलहाल के दिनों में इनको अवार्ड्स मिले हैं, हाल फिलहाल के दिनों में इनको जो सम्मान दिए गए हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और वो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत कर सकता है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में इतने फैक्ट आपको पता होना चाहिए जो हाल फिलहाल के दिनों में इनको पुरस्कार मिले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में आप लोग एक काम करना, सर्च कर लेना, उसमें देख लेना कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में जो मेन आपके फैक्ट हैं वो कहां से, जो अवार्ड्स वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में। अब इसके बाद जो आता है नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में रणबीर सिंह बिष्ट जी का नाम आता है। अब रणबीर सिंह बिष्ट जी हैं, वो रणबीर सिंह बिष्ट जी का भी संबंध किससे, कला से है, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को आर्ट से संबंधित है। तो अगला जो आपको पॉइंट लिखना है वो किसके बारे में लिखना है, रणबीर सिंह नेगी जी के बारे में। ठीक है, तो रणबीर सिंह नेगी के बारे में भी पढ़ना है आपको थोड़ा सा, इनके बारे में क्या क्या फैक्ट दिए हैं वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट देखना परीक्षा वाणी में आपका रणबीर सिंह बिष्ट जी हैं। ठीक है, तो रणबीर सिंह बिष्ट जी के बारे में देखिए। पहला दिया है, इनका जन्म 1928 में लैंसडाउन से हुआ था। लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है आर्ट से, यानी कला से। सबसे मेन चीज यही है जो क्वेश्चन आते हैं आपके, इनका संबंध किससे है, रणवीर सिंह बिष्ट, ये भी अपने आप में आर्ट से संबंधित है, यानी कला से संबंधित है। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट किससे संबंधित है, कला से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ के आर्ट कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको देखना चाहिए। प्रथम उत्तराखंडी नहीं कहा, प्रथम भारतीय कहा, और उनका संबंध आपके उत्तराखंड से है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्राचार्य भारतीय। ठीक है, यानी लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्राचार्य, ठीक है, कॉलेज के प्रथम
प्राचार्य जो थे अपने आप में कौन थे, रणवीर सिंह बिष्ट जी थे। ये आपको आना चाहिए। ध्यातव्य है कि इसमें पूर्व इस पद पर अंग्रेज नियुक्त होते थे, तो ये पॉइंट अपने आप में कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है कि प्रथम प्राचार्य यानी भारतीय प्राचार्य जिसको आप लोग कह सकते हैं, प्रथम भारतीय प्राचार्य कर दीजिए इसको, प्रथम भारतीय प्राचार्य। ठीक है, ये पॉइंट अपने आप में थोड़ा सा देखने लायक बनता है। इसके बाद ये है इस क्षेत्र में 1991 में पद्मश्री पाने वाले वे राज्य के प्रथम व्यक्ति भी हैं। देखो आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सबसे पहला राज्य का व्यक्ति जिनको पद्मश्री मिला वो कौन थे, रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, यानी रणवीर सिंह बिष्ट को 1991 में कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्मश्री दिया गया। और ये पद्मश्री पाने वाले किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पहले व्यक्ति जो थे राज्य के कौन थे, रणवीर सिंह बिष्ट जी थे। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, पहाड़ी घसियारे आदि इनके प्रमुख चित्र। ये तीन के चित्रों के नाम आपको पता होना चाहिए कि इनके पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, पहाड़ी घसियारे इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इन तीनों ही पॉइंट को आपको याद रखना है। यानी किसके चित्रकारिता है, रणवीर सिंह बिष्ट के। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है इसने देखिए, पहाड़ी लोक नृत्य ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय का सहारा, यानी जो पहाड़ी शीत, ठंडी शीत लगती है। ठीक है, पहाड़ी शीत से बचने, यानी इससे बचने का क्या होगा अपने आप में, सहारा, से बचने का सहारा। और तीसरा क्या है अपने आप में, घसियारे, यानी कौन से हैं, पहाड़ी घसियारे। ये तीन के तीन इनके क्या हैं, अपने आप में आर्ट हैं, पहाड़ी घसियारे। ठीक है, ये तीन के तीन इनके क्या हैं, अपने आप में आर्ट हैं। ये तीनों ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये किसके हैं, रणवीर सिंह बिष्ट जी के। ये पॉइंट आप लोग नोट करना। ठीक है, ये चित्र हैं इनके। इसके बाद देखिए, इन्होंने अनेक देशी विदेशी पत्रिकाओं में इन कला संबंधी लेख प्रकाशित होते रहे। इनका एक मोनोग्राम आर.एस. बिष्ट इन रिसर्च ऑफ सेल्फ पुस्तक केंद्र द्वारा प्रकाशित हुई। 1997 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, यानी इतना आप लोग पढ़ लेना जो ये वाले पॉइंट हैं। इसके बाद अगला आता है केशवदास अनुरागी जी का नाम। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखिए, इनका जन्म 1931 में पौड़ी में हुआ था। छोड़ दीजिए, जन्म नहीं आएगा। इन्होंने आकाशवाणी के प्रोग्राम कार्यकारी के पद पर कई जगह काम किया। छोड़ दीजिए, अपने सेवा काल के दौरान उन्हें नाद नंदनी पुस्तक लिखी। ये आता है केशवदास अनुरागी का। नाद नंदनी पुस्तक किसकी है, नाद नंदनी, ये जो पुस्तक है केशवदास अनुरागी जी का है। ठीक है, केशवदास अनुरागी, केशवदास अनुरागी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, नाद नंदिनी। ठीक है, पुस्तक लिखी जिसमें संगीत के विभिन्न रसों के विवेचन के अतिरिक्त ढोल सागर पर एक शोध परक लेख भी है। इस पुस्तक में संगीत प्रेमी संगीत की शिक्षा एवं ढोल सागर का ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी जो नाद नंदनी पुस्तक है केशवदास अनुरागी जी का, इसमें किससे संबंधित है, ढोल सागर, यानी अपने आप में इसका मतलब एक प्रकार का इनको कैसे बजाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, इस चीज से संबंधित है। तो केशवदास अनुरागी जी के बारे में किस चीज से संबंध है और नाद नंदनी पुस्तक किसकी है, इसका आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका धरणीधर चंदोला जी। ठीक है, इनका जन्म 1916 में चंदोलाराई गांव बॉडी में हुआ था। ये छोड़ दीजिए, ये चित्रकार और संगीतकार दोनों है। यानी धरणीधर चंदोला जी का जो संबंध है वो चित्रकार प्लस संगीतकार। ठीक है, धरणीधर चंदोला ये अपने आप में क्या है, चित्रकार प्लस संगीतकार, यानी कहीं ना कहीं आर्ट, चित्रकार और संगीतकार, ये दोनों ही चीजों का इससे इनका संबंध है। चित्रकार और संगीतकार, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने गढ़वाली गीतों की स्वरावली तैयार की और जापानी वेंजो व टासिकीटो यंत्रों का संशोधन कर विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र बनाया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र किसका है, विचित्र बेला। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र क्या है और किसने बनाया था, तो ये धरणीधर चंदोला जी का है। धरणीधर चंदोला जी ने विचित्र बेला नामक क्या बनाया था, वाद्य यंत्र का इसने बनाया था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता आपका यशोधर मठपाल जी। यशोधर मठपाल जी से भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे इनके क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है वो आता आपका यशोधर मठपाल। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की क्या क्या हो सकता है देखिए। इनका जन्म 1939 में अल्मोड़ा के नौला ग्राम में हुआ था। ये छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की नौकरी छोड़कर 1983 में उन्होंने नैनीताल के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय किसने स्थापित किया था, लोक संस्कृति संग्रहालय ये किसने बनाया था, यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। ठीक है, YM लिख दिया मैंने। कब बना, 1983। और ये लोक संस्कृति संग्रहालय का है भीमताल, और ये भीमताल कहाँ पड़ता है,
नैनीताल जिले में। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लोक संस्कृति संग्रहालय किसका है। ये जो लोक संस्कृति म्यूजियम है, यशोधर मठपाल ने भीमताल में, नैनीताल में इसकी स्थापना की थी 1983 में। प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति में उन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन किया तथा इनके 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए। ठीक है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पर प्रशंसनीय कार्य किया। वर्तमान में उत्तराखंड संस्कृति कला एवं साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष हैं। 2005 में इन्हें पद्मश्री मिला। ठीक है, यानी इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला गया था? 2005 में। यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री। अब इतना नहीं आता ये, मतलब कि सबको नहीं पूछेगा, कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट है तो पूछ देता है। तो आपको लोक संस्कृति संग्रहालय किसने स्थापित किया, कहाँ है, और पुरातत्वविद हैं जो मतलब आर्कियोलॉजी से संबंधित है, उस पर इन्होंने काम किया है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका सेकेंड लास्ट है अनूप शाह। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्र छायाकार फोटोग्राफर है अनूप शाह का संबंध ध्यान रखना। अनूप शाह किस चीज से संबंधित है? अपने आप में फोटोग्राफी, यानी छायाकार इसको हिंदी में बोलते हैं। अनूप शाह का संबंध पूछेगा आपसे किस चीज से है? छायाकार, यानी फोटोग्राफर हैं, छायाकार बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में फोटोग्राफर। ठीक है, फोटोग्राफी इनको मतलब है। और इसके अलावा पर्वतारोही और लेखक श्री शाह का जन्म 1949 में नैनीताल में हुआ था। 1983 में इनकी कुमाऊं हिमालय टेम्पटेंस पिक्टोरियल बुक और 1999 में नैनीताल द लैंड ऑफ वुड टेम्परेट एंड सॉन्ग्स प्रकाशित हुई। यानी ये दो की दो किताबों के नाम याद रखना आपको, अनूप शाह जी की है। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने कुमाऊं हिमालय टेम्पटेंस जो पुस्तक निकाल रखी है वो पता होनी चाहिए। दूसरा नैनीताल द लैंड ऑफ वुड टेम्परेट एंड सॉन्ग्स, यानी दो के दो किताबों के नाम आपको पता होनी चाहिए कि ये किसकी है? अनूप शाह की। कौन कौन सी? पहली पुस्तक है कुमाऊं हिमालय टेम्पटेंस और दूसरी है नैनीताल द लैंड ऑफ वुड ट्रम्पेट एंड सॉन्ग्स। ठीक है, ये किसकी है? अपने आप में अनूप शाह की है। और इसका अंतिम जो आता है आपका वो है उत्तम दास जी। ठीक है, यानी उत्तम दास। अब देखिए उत्तम दास जी के बारे में क्या फैक्ट दिया हुआ है। इनका जन्म 1960 में हुआ। ये राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता है। ढोल वादन में इनकी राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। यानी राज्य का एकमात्र व्यक्ति जिनको ढोल सागर का अध्ययन मतलब कि ज्ञाता है वो कौन है? उत्तम सागर, उत्तम दास। ठीक है, ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता, ढोल वाद्य यंत्र जो है उसका ढोल सागर का जो एकमात्र ज्ञाता है वो कौन है? उत्तम दास जी था। ठीक है, ये हैं आपके कौन से पोर्शन के? जो आर्ट यानी कला से संबंधित, चित्रकला वगैरह से संबंधित है। इसमें मैंने आपको 2-3 नाम बताए हैं, आप उसको चेक कर लेना। एक तो इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ लेना। इसके अलावा एक मौलाराम जी के बारे में आपको डीप पढ़ना है। ठीक है, इतने से आपका क्या हो जाने वाला है? काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा परीक्षावाणी में एक आध मतलब जो विविध वाला पोर्शन है वो 1 या 2 दिन का है, इससे ज्यादा आपका विविध वाला नहीं होना है, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपके काम आ रही होंगी, आप लोग इसको तरीका सीख रहे होंगे इसको पढ़ने का। कल हमारी प्रॉपर दूसरी कोई ना कोई क्लास आएगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।